राइट सेकंड इंटरकोस्टल 37 इंक्रीज PaCO2 विल कॉज सी आपका है टैकीकार्डिया। ठीक है, इंक्रीज जब भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंक्रीज होता है, आपकी बॉडी जो है हाइपरवेंटिलेट करती है ताकि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बॉडी से वॉश आउट कर सके और आपके जो है पीएच जो है इंक्रीज हो सके, जो एसिडोसिस हुआ है। ठीक है, अब इसका यही होता है कि PaCO2 को आपको पता है आपके जो सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स कार्बन डाइऑक्साइड को और पीएच को दोनों को सेंसिटिव होते हैं। जब आपका बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो आपके सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलेट वो फिर आपके मेडुला को सिग्नल देते हैं और फिर वो जो आपका सिम्पैथेटिक आपकी ताकि आपका इंक्रीज हार्ट रेट भी हो और आपका साथ जो है ना इंक्रीज वेंटिलेशन भी हो ताकि CO2 को निकाला बाहर निकाला जाए। इसके बाकी पीछे इसका कॉन्सेप्ट ये है, ये हाइपर वेंटिलेशन से 38 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर मेजर्ड बिटवीन। अच्छा डॉक्टर 6 से रिकॉर्ड जो 6 जो है ना मैं दोबारा से पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो उस अकेले पार्ट के अलग से कर लीजिएगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर प्रेशर मेजर्ड बिटवीन वेनस एंड आर्टेरियल साइड व्हेन हार्ट स्टॉप्ड। तो आपका मेन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर होता है। आपने फिलिंग देखनी है तो आपको सारी लार्ज को क्लाइम करना पड़ेगा, तो फिर आप फिलिंग प्रेशर देख सकते हैं जो कि अलाइव पर्सन में पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, हार्ट स्टॉप हो जाता है तो आप मीन सिस्टमिक फिलिंग प्रेशर आप तब मेजर करते हैं। 39 इन द लास्ट टाइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी बट चेंजेस इन रेस्पिरेटरी पैरामीटर। लास्ट टाइमेस्टर में ना आपका डिक्रीज FE1 ओवर FE। अच्छा, इसका ना एक सीक्वेंस है, कार्बन डाइऑक्साइड को ना आपने हमेशा बाकियों पे प्रेफर करना है। ठीक है, अब आपके जो चेंजेस होते हैं ना प्रेगनेंसी में ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आता है MC। अब आप देखो रिस्पिरेटरी रेट जो है इनका इंक्रीज कर जाता है इफेक्ट। ठीक है, और जो है वॉश CO2 और डिक्रीज PaCO2 आपको होता है। ठीक है, ये रिस्पिरेटरी रेट के चेंजेस होते हैं। दूसरा आपकी वाइटल कैपेसिटी जो है अनचेंज रहती है आपकी इंक्रीज होता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इंक्रीज होती है, TL से डिक्रीज होती है। पर ये जो आपका डिक्रीज CO2 है ना ये सबसे पहले आपने प्रेफर करना है। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट है तो आपने सबसे पहले इसको चूज करना है, फिर डिक्रीज FE1 और FEC, फिर TLC और फिर टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो डिक्रीज CO2 को आपने सीक्वेंस में रखना है कि मैं आपको पिक्चर भेज दूंगी और स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो वो भी ठीक है। क्वेश्चन 39 है, ये मैंने सही खोला हुआ है, ये 50 है। अच्छा ये 39 अभी है, 39 है इन द अच्छा हो गया। 40 है EDV डिपेंड्स ऑन वीनस रिटर्न। आपको पता है जो आपका प्रीलोड है EDV पे डिपेंड करता है और वो EDV जो है वो आपका वीनस रिटर्न पे डिपेंड करता है। आफ्टर लोड आपका मीन आर्टेरियल प्रेशर पे करता है। लिगामेंटम फ्लेवम कनेक्ट्स लेमिना, तो ये एडजेसेंट लेमिना भी आता है और लेमिना भी आता है, तो आपका लिगामेंटम फ्लेवम जो है लेमिना को कनेक्ट कर रहा होता है। 42 है सोडियम एक्टिव अब्जॉर्प्शन आपका, जो आपकी सोडियम की एक्टिव अब्जॉर्प्शन होती है ना वैसे आपकी जो ये क्या कहते हैं किडनीज में भी हो रही होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हो रही होती है, लेकिन जो इसकी कोलोन में वो ये एब्जॉर्प्शन हो रही होती है और ये एल्डोस्टेरोन रेगुलेट कर रहा होता है आपका। ठीक है, कोलोन में जो है सोडियम को अब्जॉर्प्शन को आपका एल्डोस्टेरोन रेगुलेट करता है, तो कोलोन आप इन्हें याद रखना है। 43 है पेप्टिक अल्सर पेन कैरिड बाय ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व। ठीक है, जो पेन जाती है ना आपकी वो स्प्लेनिक नर्व्स ही लेके जाती हैं, जो आपकी पैरासिम्पथेटिक होती हैं वो आपकी वेगल होती हैं, वो पेन नहीं लेके जा रही होती है आपका, ये आपकी स्प्लेनिक नर्व्स ही लेके जा रही होती है। अब आपको पता है पेप्टिक अल्सर का अगर पेन है तो वो ग्रेटर स्प्लेनिक लेके जाएगी, लेकिन अगर जो पेन है आपका के तो फिर जो है पेरिटोनियम इरिटेट हुई है तो पेरिटोनियम का जो है ना वो आपकी ये लोअर इंटरकोस्टल नर्व्स लेके जा रही होती हैं, लोअर 6 इंटरकोस्टल नर्व्स जो आपकी होती हैं। ये भी MCQ था। 44 है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनसिड्स। एनसिड्स जो है आपका बेसिकली कॉक्स इनहिबिट करते हैं, फिर वो जो आगे एराकिडोनिक एसिड को इनहिबिट करते हैं ताकि थ्रोम्बोक्साइन और प्रोस्टाग्लैंडिन ना बने। प्रोस्टाग्लैंडिन आपको पता है इन्फ्लेमेशन और फीवर वगैरह सब में इसका रोल होता है। तो एनसिड्स का जहाँ भी आया आपने लगाना इनहिबिट एराकिडोनिक एसिड। ठीक है, 45 है एस्पिरिन एट लो डोज इनहिबिट थ्रोम्बोक्साइन A2 और हाई डोज में ये आपकी कॉक्स इनहिबिट करती है। 46 है एट विच वर्टिब्रा लेवल डज द रीनल आर्टरी टिपिकली एंटर। दो किडनीज हैं आपकी, ठीक है, तो लेवल भी L2 है। अब इधर L1 L2 दिया हुआ है तो आप L1 L2 को चूज़ कर लो। अगर L2 अकेला भी दिया होता है तो आप उसको भी चूज़ कर लेते हैं हाइलम ऑफ किडनी के लिए। 47 है पेनक्रियाटिक इंजरी क्रिएशन गोज इनटू लेसर सैक। ठीक है, जो आपकी पेनक्रियाटिक है वो आपकी जाती है लेसर सैक में।
48 है, a person is having history of smoking and drinking came from many years on endoscopy, there is a mass in middle third of esophagus। अच्छा, जो आपकी अपर और मिडल दोनों में आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है, ठीक है। जो आपकी लोअर वन थर्ड है उसमें आपका एडिनो कार्सिनोमा होता है। अब आप याद देखो, आपकी एडी जो है, एडिनो एडी, वो नीचे होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल नीचे होती है आपकी बॉडी के ना। तो फिर जो लोअर वन थर्ड है उसमें आपका एडिनो कार्सिनोमा होता है, ठीक है। 49 an old patient presented to the emergency room for a fatigue, dyspnea, chest pain which started yesterday morning. He has been experiencing cough with sputum from many years, ठीक है, क्रॉनिक इलनेस है उसको। WBC इज 10 है, हेमाटोक्रिट 25 है, 25 का मतलब हेमाटोक्रिट 25 का मतलब हेमोलिसिस हो रही है उसको, उसका ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, और न्यू प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुई है, तो इसलिए उसका हेमाटोक्रिट इंक्रीज होगा। HB8 है, MCV नॉर्मल है इसका 85, नॉर्मोक्रोमिक। अच्छा, और आपका ग्लूकोज 124 है, द क्लिनिकल मोस्ट कंसिस्टेंट विद टाइप। ये फोलेट का भी नहीं है, मेगलोब्लास्टिक में भी नहीं है, थैलासीमिया का भी नहीं है, एन ओल्ड पेशेंट, ठीक है। स्पुटम उसका मतलब अच्छा, उसमें भी है जो हाइपोक्रोमिक ही होता है, नॉर्मोक्रोमिक नहीं होता, और आयरन डेफिशिएंसी में भी नहीं होता। तो ये आपको नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक जो है ना, ये आपका एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज का होता है, ठीक है। उन्होंने हिस्ट्री भी दी हुई है उसकी, और के इतने सालों से वो बीमार है, और हेमाटोक्रिट भी उसका 25 हुआ हुआ है, ठीक है। ये बाकी एनीमियाज में हेमाटोक्रिट इतना नहीं होता जब तक कि ब्लड लॉस या हेमोलिसिस वगैरह ना हो रही हो। 58 कोलेस्ट्रॉल कॉन्स्टेंट्स में बी डिजॉल्व बाय ऑरल ट्रीटमेंट ऑफ किनोडिऑक्सीकोलिक एसिड। ये जो आपके किनोडिऑक्सीकोलिक एसिड है आपके बाइल सॉल्ट्स ही होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है गॉल स्टोन्स बनते क्यों हैं? तो क्योंकि आपके जो है बाइल्स जो है वो या तो अपना फंक्शन ही परफॉर्म कर रहा होता है, या प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, या ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जो भी आप जो भी इसकी पीछे पैथोलॉजी है, तो वो गॉलस्टोन्स बन जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन जो है ना, किनोडिऑक्सिक कॉलिक एसिड ये रिड्यूस कर होता है गॉल स्टोन सेचुरेशन को इन बाइल प्रेजेंट, और ये जो एक तो इनकी फॉर्मेशन को रोकते हैं बाइल एसिड, दूसरा जो है ना इनकी, ठीक है, एक तो इनकी फॉर्मेशन को रोकता है और प्रमोट करता है डिसोल्यूशन को, मतलब इनको डिसॉल्व को इसका इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। आपको पता है सारा जो है कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म को आपका रेगुलेट ही आपकी बाइल कर रहा होता है, ठीक है। तो आप बाइल इसलिए देते हो ताकि एक तो मज़ीद को वो जो आपका है तो कोलेस्ट्रॉल वो एक्सेसिव ना, और वो फिर स्टोन्स ना बन जाए, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसकी जो है ना डिसोल्यूशन हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। 51 है, पेशेंट एज anti-HCV-IgG। अच्छा, anti-HBC का मतलब है आपकी बॉडी जो है उससे गुजरी है रेजोल्यूशन से, ठीक है, डिजोल्व हुआ इन्फेक्शन आपका, आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज के थ्रू से हील किया है। अच्छा, आगे है anti-HBS नेगेटिव, anti-HBE नेगेटिव, और HBC एंड HBEG। अच्छा, एंटीजन भी नेगेटिव है, और ये आपका जो ई होता है ये रेप्लिकेशन इन्फेक्शन के लिए होता है। कोर भी आपका एंटीजन भी, मतलब सारे एंटीजन नेगेटिव है, और एंटीबॉडी कोर वाली पॉजिटिव है, इसका मतलब पास्ट एक्सपोजर हुआ है, ठीक है। ये आपको पहले भी पढ़ाया था, जब आपका anti-HBS पॉजिटिव हो, बाकी सब नेगेटिव हो, कोर भी, तो वो फिर जो है ना आपकी वैक्सीनेशन होती है, ठीक है। उसमें कोर पॉजिटिव नहीं होता, एंटी कोर पॉजिटिव नहीं होता वैक्सीनेशन में। एंटी जो एंटीबॉडी कोर होती है ना, वो यही होती है कि पास एक्सपोजर हुआ और आपकी बॉडी ने उसके थ्रू हील किया, ठीक है। और अगर HBE पॉजिटिव होता है, ये HBEAG, ये HBC, इसका मतलब है कि आपका इन्फेक्शन अभी चल रहा है, एक्टिव है, ठीक है। IgG देख के उन्होंने कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि क्रॉनिक इन्फेक्शन आप लगा लो, लेकिन ये जो है ना आपका anti-HBC एंटीबॉडी का कह रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी बॉडी ने हील कर लिया, वो रिजॉल्व हो गया इन्फेक्शन। 52 पेशेंट हैड कफ ऑन एंड एक्सरे शोज हाइलर लिम्फेडेनोपैथी नॉन कैजिएटिंग ग्रानुलोमा एंड हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया नॉन कैजिएटिंग ग्रानुलोमा ये आपका सार्कोइडोसिस में होता है। दूसरा, आज बच्चे ने MCQ भेजा हुआ था ग्रुप में कि आपके ना इसमें ग्लैंड्स थे सब, इतने सिम्टम्स तो नहीं दिए हुए थे, फीचर्स नहीं दिए थे सार्कोइडोसिस के, लेकिन उन्होंने ग्लैंड्स दिए हुए थे, सब मैंडिबुलर और आई थिंक सबलिंगुअल। तो वो भी ना आपके सार्कोइडोसिस में ग्लैंड्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ रफ़ी में ना इधर लिखा हुआ है कि अगर आपका ग्लैंड्स इन्वॉल्व है ना, तो आपने सार्कोइडोसिस हुआ ना, TB लेप्रोसी वगैरह में जो है ना आपके ग्लैंड्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ग्रेनुलोमा विद सपोरेशन। ग्रेनुलोमास जो है आपके मल्टीपल कॉजेज होती हैं, ये आपके एस्परजिलस भी करवा देता है, ठीक है, और स्टेफ वगैरह भी जो आपके कैटलिस पॉजिटिव होते हैं, लेकिन आपकी सपोरेशन के साथ जो है ना वो सिर्फ नोकार्डिया करवाता है। नोकार्डिया का ट्रीटमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, वो कोई मुझे बता दे बच्चों, नोकार्डिया का ट्रीटमेंट किसी को नहीं आता?
ट्राइमेथोप्रियम SMX जो है, नहीं, ट्राइमेथोप्रियम SMX जो है वो नोकार्डिया का ट्रीटमेंट होता है। वेरी डिसअपॉइंटिंग। अच्छा 54 है, आफ्टर कटिंग स्किन बैक्टीरिया एंटर इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन। तभी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर होता है ना, तो आपका कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाती है। ये आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है बैक्टीरिया को किल और फेगोसाइट वगैरह करने के लिए होता है सारा सिस्टम, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी। तो बैक्टीरिया एंटर होता है तो आपका एक्टिव कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कर देता है। 55% हैविंग नाइफ इंजरी टू फिंगर, फर्स्ट मीडिएटर रिलीज विल बी हिस्टामिन। ये जो है ना, एक आता है कि फर्स्ट मीडिएटर कौन सा होता है, तो आपने हिस्टामिन चूज करना है। दूसरा आता है पेन मीडिएटर, उसका सीक्वेंस लिख लें, ब्रेडिकाइनिन इज ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन। ये भी आपका एमसीक्यू आता है, ठीक है। हाँ, ये डॉक्टर सिंह ने बताया। अच्छा, अगर फर्स्ट मीडिएटर पूछे तो आपने हिस्टामिन लगाना है, और अगर पेन के लिए पूछे तो आपने ब्रेडिकाइनिन इज ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन। क्वेश्चन नंबर 56 है, पेशेंट विद एपिकेंथल फोल्ड रिटार्डेशन प्रोट्रूजन प्रोट्रूडेड एब्डोमेन। आपको बताइए आपका डाउन सिंड्रोम है, एपिकेंथल फोल्ड उसमें होते हैं। व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ क्रोमोसोमल अब्नॉर्मैलिटी, कि आपका ट्राइसोमी होता है, ठीक है, 21 जो ट्राइसोमी 21 जो है डाउन सिंड्रोम। एम्बुलाई इन वेनस सर्कुलेशन विल लॉज इन लंग्स। अच्छा, ये इन्होंने ना सीधा आपको ऑर्गन दिया हुआ है लंग्स, लेकिन ये ना पल्मोनरी आर्टरी भी देते हैं। जो आपका एम्बुलाई है लॉज करते हैं पल्मोनरी आर्टरी में, वो ना हो तो आपने लंग्स चूज करना है। और फर्स्ट गोज इनटू का क्या चूज करना है, ये भी आपका एमसीक्यू है। राइट एट्रियम, राइट एट्रियम एंड देन इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा फिर राइट एट्रियम। सर पेपर है सर्जरी 19 फेब आफ्टरनून। मैम आप पहले इंफीरियर वेना केवा है ना, उसके बाद राइट हाँ एट्रियम। जी बिल्कुल, फर्स्ट गोज इनटू आईवीसी फिर राइट एट्रियम में चले जाते हैं। इसी तरह से फर्स्ट लो जो है पल्मोनरी आर्टरी में होगा, फिर आपके लंग्स में चला जाएगा, ठीक है। ये तो अच्छा, आप लोगों को वैसे स्क्रीन शेयर हो रही है ना। अच्छा 57 के बाद आगे चलते हैं। अच्छा, माइस्थीनिया ग्रेविस ड्यू टू आईजीजी। आपको पता है माइस्थीनिया ग्रेविस जो है आपकी एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है, और इसमें जो है आपका HSR जो है टाइप 2 होता है। अब जो आपकी आईजीजी है ना, ये आपको पता है आपकी एंटीबॉडीज ही होती है ना, तो इसमें ना प्राइमरीली आपकी आईजीजी इंक्रीज होती हैं, और यही जो है ना आपके एसिटाइलिन रिसेप्टर पे बाइंड कर जाती है, ठीक है। तो जो आपकी इसमें एंटीबॉडी होती है वो आईजीजी होती है। बाकी आपको पता ही आपका एंटीबॉडी मीडिएटेड ही होती है माइस्थीनिया ग्रेविस। 59 है, 50 years old hypertensive patient presented with severe pain radiating towards back, suddenly collapse on autopsy, what could be the scene। अच्छा, आपको पता है एक तो रेडिएटिंग टू द बैक एक पेनक्रेटाइटिस का पेन होता है, लेकिन इन्होंने जो है ना सडन और फिर उसके बाद वो कोलैप्स कर गया, तो ये आपका एओर्टिक एयोर्टिक डाइसेक्शन का है। डायसेक्शन। हाँ जी बिल्कुल। तो उसके अंदर आपके ना मीडियल नेक्रोसिस होती है। ये रफ़ी में आप लोगों ने वो टेबल है ना सारा एओर्टिक डाइसेक्शन वगैरह का। फ्रॉम हाइपरटेंशन, एक तो हिस्ट्री दी हुई है। क्रोनिक हाइपरटेंशन कॉजेज हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, जो आपकी आर्टरीज हैं उनको नैरो कर देता है। ऑफ वेजल्स और दैट सप्लाई मीडियल एंड लीड टू नेक्रोसिस ऑफ मीडियल एंड वीकनेस इन वेजल लीडिंग टू टियर एंड डाइसेक्शन, ठीक है। तो आपकी मीडियल नेक्रोसिस होती है, और अगर वो डायग्नोसिस पूछा होता है ना तो एओर्टिक डाइसेक्शन आप, तो उसका भी ऑप्शन होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 60 है, आईवीसी बिगिंस एट L5। अच्छा, अब रफ़ी में जो टेबल है उसमें L4 L5 दोनों लिखे हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने L5 को जो है ना प्रेफर करना है, ठीक है। अब आप ये टेबल जो इसमें से है ना, L4 L5 के लेवल पे क्या होती है, बाइफर्केशन ऑफ एओर्टा इनटू कॉमन आइलिक आर्टरीज होती है। आईवीसी जो है वो बनती है फ्रॉम कॉमन आइलिक वेन। तो अब ये L4 L5 पे आईवीसी बन रही है आपकी, लेकिन इन दोनों में से ना आपने L5 को चूज करना है, ठीक है। अच्छा 61 इन पैरोटिड। अच्छा 61 है, इन पैरोटिड सर्जरी फेशियल नर्व कट मसल अफेक्टेड विल बी बक्सिनेटर, ठीक है। आपको पता है एलिवेटर ओक्यूलरिस जो है क्रेनियल नर्व 3 से होता है, मेजर आपका ट्राइजेमिनल से होता है, जेनियोआइड आपका C1 से होता है, तो बक्सिनेटर जो आपका फेशियल से होता है। 62 है, थायराइड ग्लैंड मूव्स ड्यूरिंग स्वेलिंग, तो ये आपका प्री ट्रेकल फेशिया होता है, ठीक है। आपको पता है थायराइड ग्लैंड को इनक्लोज क्या करी होती है, प्री ट्रेकल फेशिया। तो जो मूव भी फिर जो है ना वो ड्यूरिंग स्वेलिंग इसलिए करता है प्री ट्रेकल फेशिया की वजह से।
63 है herniation causes loss of ankle reflex which of the following is root value of ankle jerk। तो ये आपका S1 है, ठीक है। आप लोगों ने ये याद रखनी है रूट वैल्यूज सारे रिफ्लेक्सेस की। 64 है लेटरल साइड ऑफ फुट इज स्प्लाइड बाय S1। अब ये ना आपका डर्माटोम का दिया हुआ है, ठीक है। ये लेटरल साइड पे S1 है और ये जो है आपकी प्लांटर साइड पे भी जा रहा है और फिर ऐसे ही ऊपर की तरफ जा रहा है ना। और आपकी मीडियल साइड पे ऊपर L4 है और बाद में आके आपका L5 है और बैक साइड को L4 ही कट है, ठीक है। ये डर्माटोम्स भी आ जाते हैं। ये वैसे उसमें डबल इमेज सारी दिए हुए, तो ये एक ही जगह पे ना किसी एमसीक्यू के एक्सप्लेनेशन में। अरे 60, ये 83 है, 85, अच्छा। अच्छा 65 है एस्परजिलस एंड स्टेफोरियस रिकरेंट इन्फेक्शन व्हाट इम्यून डिजीज। अब आपको पता है आपके कैटलेज पॉजिटिव बताए हुए एस्परजिलस और स्टेफोरियस, तो इनके रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहे हैं। ये आपका सीजीडी का सिनेरियो अगर आपको पता है, डेफिशिएंसी होती है आपकी एनएडीपीएच ऑक्सीडेज की, ठीक है। तो इसलिए जो आपकी बॉडी ससेप्टेबल हो जाती है कैटलेज पॉजिटिव इन्फेक्शंस के लिए। तो ये बस वही सीजीडी का सिनेरियो दिया हुआ है, तो आपने एंजाइम चूज करना है एनएडीपीएच ऑक्सीडेज। 66 है बेस्ट ब्लॉक इन विच ड्रग कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन ब्लड। अच्छा किस ब्लॉक में जो आपकी ड्रग की कंसंट्रेशन हाईएस्ट होती है, तो वो आपकी इंटरकोस्टल ब्लॉक होता है। अब जो है ना आपके इंटरकोस्टल ब्लॉक में क्यों होता है, क्योंकि एक तो इसकी इंक्रीज वेस्कुलैरिटी होती है, ठीक है। तो रैपिड अपटेक हो जाता है लोकल एनेस्थेटिक का, तो जल्दी इफेक्ट आ जाता है। दूसरा इधर जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं ना उसका वॉल्यूम डिक्रीज होता है जहाँ बाकी लोकल एनेस्थीसिया की जगह पे, तो उधर उसका जो है ना इफेक्ट डिक्रीज और बाकी जगहों पे डिक्रीज होता है। इधर जो है स्मॉल टिश्यू है तो उसका जो है इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, थोड़ी अमाउंट देनी पड़ती है और उसका जो है ना आपको अफेक्ट आ जाता है। तो इंटरकोस्टल ब्लॉक जो ना हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है ब्लड की, और सिर्फ इंटरकोस्टल ब्लॉक का ही आता है, तो आपको ये याद रहेगा। 67 में जो द फॉलोइंग ट्रैक कैरी सेंसेशन ऑफ क्रू टच सेंसेशन। अच्छा मैंने आपको बताया था आंट चल रही है, चूंटी आंट चल रही है तो आपको उसका क्रू टच महसूस होता है, फिर आप उसको प्रेशर देके मार। आपका आंट मीन्स एंटीरियर स्पेनोथेल्मिक ट्रैक, ठीक है, क्रू टच उसमें होता है। डी सिंबल में आपका फाइन टच होता है। 68 है मदर ब्रिंग्स हर चाइल्ड विद अ कंप्लेंट दैट हर चाइल्ड हैज विजुअल प्रॉब्लम्स एट नाइट responsible for night blindness, ये आपका रेटिनॉल विटामिन है। 69 है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स फॉर सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग, जो है ये आपका मायोफाइब्रोब्लास्ट होता है। आपको पता है प्राइमरी और सेकेंडरी में जो मेन डिफरेंस होता है वो आपकी वूंड कॉन्ट्रैक्शन होती है, और जो वूंड कॉन्ट्रैक्शन है वो आपका मायोफाइब्रोब्लास्ट करवा रहा होता है, और ये आपका सेकेंडरी हीलिंग सेकेंडरी इंटेंशन हीलिंग में होता है, ठीक है, मायोफाइब्रोब्लास्ट। 70 है प्राइमरी इम्यून सिस्टम ऑर्गन वेयर टी एंड बी लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड एंड मेच्योर। बी आपके बोन मैरो में होते हैं और टी आपके थाइमस में होते हैं, ठीक है। पेपर आज का थोड़ा सा रिपीटेड है तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इन HIV पेशेंट सर्जरी डन विच एंटीसेप्टिक इज यूज टू क्लीन फ्लोर 1% हाइपोक्लोराइड और इंस्ट्रूमेंट के लिए 2% ग्लूटाल्डिहाइड। वेंट्रिकल फिलिंग इन विच ECG सेगमेंट, वेंट्रिकल फिलिंग आपको पता है TP सेगमेंट में होती है। पोस्ट इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन थिक येलो स्पूटम, पोस्ट इन्फ्लुएंजा आपका स्टेफोरियस करा रहा होता है और येलो थिक स्पूटम भी जो आपका स्टेफोरियस में होता है। और अ चाइल्ड डेवलप नाइट ब्लाइंडनेस एंड प्रेजेंटेड टू पीडियाट्रिशियन विच वन शुड बी गिवन, तो ये आप रेटिनल्डिहाइड देते हो। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीए। रिटिरेजिस जो है आपका विरोशियस को आपने ना प्रेफर करना है, ये रिसेंट एमसीक्यू में भी उन्होंने सीक्वेंस जो बताया उसमें भी उन्होंने इसी को प्रेफर किया हुआ है। अच्छा आगे आपका है 77 है पेशेंट क्लाइम्ड अ पीक विद अ हैवी बैग ऑन हिज शोल्डर आफ्टर दैट ही डेवलप लॉस ऑफ एडक्शन लॉस ऑफ फ्लेक्शन लॉस ऑफ एक्सटेंशन एट रिस्ट। तो ये भी आपके ऊपर पार्ट ऑफ ब्रेकल प्लेक्सिस, ठीक है। ये भी आपके अब्स पाल्सी होती है। ये लॉस दिया हुआ है लॉस ऑफ रिडक्शन ऑफ आर्म विद लॉस ऑफ फ्लेक्शन, तो मतलब कि वो एबडक्टेड है और वो जो है एक्सटेंडेड है, वो बिल्कुल जो बॉडी के साथ लगा होता है एबडक्टेड, और थोड़ा सा वो एक्सटेंड होता है और पीछे की तरफ प्रोनेशन हुई होती है, सारा कुछ, ठीक है। 78 पेशेंट हैज़ डिफिकल्टी फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग, तो ये आपका ग्लूटियस मैक्सिमम होता है। और वो जो ट्रेंडलिन बर्थ होता है जो आपकी हिप सिंक वगैरह वो आपका मीडियस और मिनिमस में होता है। मैक्सिमस का सिर्फ यही होता है कैनेबल टू स्टैंड अप फ्रॉम सिटिंग पोजिशन। 79 इन फेमरल हर्निया नेक ऑफ सेक लाइज बिलो एंड लिटरल टू प्यूबिक टुबरकल। एब्सन में इस तरह याद करवाया था, आपको पता है फेमरल जो मोस्ट कॉमन होता है फीमेल्स में, ठीक है, ज़्यादा कॉमन होता है फीमेल्स में। अब जो फीमेल्स हैं उनको आप जो हो अपने से लेटरल रखते हो और बिलो रखते हो, मर्द जो उनको अपने से दूर रखते हैं और थोड़ा नीचे रखते हैं अपने से, ठीक है, ऐसे ही समझते हैं उनको। तो इसलिए ना प्यूबिक ट्यूबरकल से बिलो एंड लेटरल जो होता है ना वो आपकी फेमरल होती है, सिर्फ याद करने के लिए, वैसे ऐसे नहीं होता।
सिर्फ याद करने के लिए। अच्छा, तो वो आपका फेमोरल हर्निया होता है प्यूबिक ट्यूबरकल के लेटरल एंड बिलो। 80 है ट्विन प्रेगनेंसी हैज टू ओवम सेपरेट amniotic sac। 81 है lymphatic obstruction is caused by inflammation and fibrosis। लोकल का पूछें तो फिर जो है वो इन्फ्लेमेशन और न्यूप्लेजिया चूज करेंगे, वैसे lymphatic obstruction, इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस। वॉन विली फैक्टर डिजीज बीटी एंड एपिटी डिरेंज प्रॉब्लम इन प्लेटलेट एडहेजन। इंटरवेंशन बिफोर अकरेंस ये आपकी प्राइमरी प्रिवेंशन होती है, जैसे विटामिन ए का पूछा हो तो फिर आपने स्पेसिफिक प्रोटेक्शन यूज करना है, या प्रिवेंशन, या आई थिंक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन था या प्रिवेंशन। अच्छा, 84 है कुलीग्स कंप्लेन अबाउट अ 30-year-old वुमन हु forges sign on important documents and search for belongings of others in their absence, has joined another company, he has a history of taking some drugs, what test would you do for psychiatric evaluation? ये आप उसका यूरिन स्क्रीनिंग करेंगे फॉर टॉक्सिकोलॉजी, कौन सी ड्रग्स ले रही है और उसका ये बिहेवियर है। 85 है सीक्वेंस प्रेडिस्पोजेस टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ये हमने विचुस्ट्राइड पहले भी पढ़ा था। एंडोथेलियल इंजरी सबसे पहले इंजरी होती है, फिर वहाँ पे आपका जो है ब्लड का फ्लो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहाँ से जो सेल्स और क्लोट बनाने के लिए सारे जो आपके सेल्स होते हैं उन्हें माइग्रेट करना होता है टुवर्ड्स द साइट ऑफ इंजरी, या जहाँ पे भी एंडोथेलियल इंजरी है या कोई, ठीक है। तो फिर ये इसका यही होता है एंडोथेलियल इंजरी, ब्लड स्टेसिस एंड ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स चेंज। 86 है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल अलोंग स्ट्रॉन्ग एंडोथेलियम, ये डायबिटीज होता है, ठीक है। तो 87 है करेक्ट सीक्वेंस इवेंट्स ऑफ न्यूट्रोफिल माइग्रेशन टुवर्ड द साइट ऑफ एक्यूटीज, तो इसका निमोनिक होता है एम रैट, एम लिखें और फिर आर ए टी, एमरेड। तो एम आपकी जो है मार्जिनेशन होती है, आर से रोलिंग होती है, ए से एडहेजन होती है, टी से ट्रांसमाइग्रेशन होती है। 88 है हाइलैंड डिजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट एटियोलॉजी जो है प्रीमेच्योरिटी होती है, ठीक है। हाइलैंड डिजीज ये जो आपकी एल्वेलर एल्वेलर का डैमेज वो एल्वेलर का वो होता है कि उसमें जो आपके सर्फेक्टेंट है वो एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से जो है वो गैसेस एक्सचेंज वगैरह नहीं हो पा रहा होता, ठीक है। तो हाइलैंड डिजीज कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एटियोलॉजी प्रीमेच्योरिटी। ये हाइलैंड डिजीज होती है एल्वियोलर डैमेज की वजह से, जो हमने एक पढ़ा था एल्वियोलर स्ट्रीक डैमेज, और ये होता है ड्यू टू डिक्रीज सर्फेक्टेंट। 89 है टिश्यू अनेबल टू यूज ऑक्सीजन, तो साइनाइड पॉइजनिंग, जो आपकी साइनाइड पॉइजनिंग है वो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, उसमें जो साइटोक्रोम सी मतलब उस सारी रिएक्शन को रोक देती है, इनहिबिट कर देती है, तो जो आपका टिश्यू है वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहा होता ऑक्सीजन को, ठीक है, यूज नहीं कर पा रहा होता। 90 patient known case of hypertension was prescribed antihypertensive patient after few months with complaint of burning and tingling sensation। एक तो ये burning जो sensation है आपके hyperuricemia में होती है, और tingling जो है it inflates and has high glucose, hyperglycemia भी है। वट इज़ द कॉज ऑफ हिज कंप्लेंट, तो ये थायराइड। अब आप ये देखो कि हाइपरयूरिसीमिया की वजह से उसको बर्निंग हो रही है, हाइपरग्लाइसीमिया, दूसरा जो है ना उसको हाइपोक्लीमिया और हाइपोमैग्नीसिया मैग्नीशिया भी होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका नर्व फंक्शन है ना वही डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सारे फीचर आपके थायराइड डायरेटिक्स के हैं। 91 है पेशेंट एज डिक्रीज इजोनोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स विच थेरेपी इज टेकिंग कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये आपने पढ़ा था कुशिंग्स और एडिसन का सेल्स का जो डिफरेंस है। अब वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहा है, मतलब उसके इंक्रीज लेवल ऑफ कोर्टिसोल वगैरह है, तो उसका जो है न्यूट्रोफिलिया, सिर्फ न्यूट्रोफिल इंक्रीज होगा और बाकी वो इजोनोफिल्स वगैरह को सप्रेस कर रहा होता है। तो लिम्फोपीनिया इजोनोफिनिया होगा और न्यूट्रोफिलिया को, और एडिसन में उल्टा होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। एडिसन में जो आपका न्यूट्रोपीनिया होता है और बाकी दोनों इंक्रीज होते हैं। 92 है renal blood flow is regulated by tubuloglomerular mechanism। 93 damage in hydrocephalus is prevented by endothelial cells। क्वेश्चन नंबर 91 93, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखो कि हाइड्रोकेफलस इज प्रिवेंटेड बाय, हाइड्रोकेफलस में इंक्रीज जो है आपका सीएसएफ, या तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही होती है या उसकी जो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती है, वो सारा आपको हाइड्रोकेफलस की वो पैथोफिजियोलॉजी होती है। जो है प्रिवेंट डैमेज प्रिवेंट कर रहे थे वो आपके एंडोथेलियल सेल्स हो रहे होते हैं। अब आपके एंडोथेलियल सेल्स करते क्या क्या, एक तो आपको पता है हमने एंडोथेलियल सेल्स कैपिलरीज पेरिसाइट्स ये पढ़ा होता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को आपके बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक तो पैथोजेंस को ब्रेन तक नहीं जाने देते, ठीक है। दूसरा ये जो है ना आपका स्टेबल इन्वायरमेंट मेंटेन करते हैं, और जो है ना एडिशनल अगर हाइड्रोकेफलस हो गया लेकिन ये प्रिवेंट कर देते हैं मजीद एडिशनल न्यूरोनल डैमेज ना हो आपका, ठीक है। और दूसरा ये ना ब्लड सेरेब्रल ब्लड फ्लो को मेंटेन कर रहा होता है, आपका हाइड्रोकेफलस को मैनेज करने में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो और दूसरा ये जो है ना आपके इन्फ्लेमेशन को
मैनेज इन्फ्लेमेशन जो है उसको क्या कहते हैं मॉड्यूलेट कर रहा होता है, और दूसरा जो है फ्लूइड परमेबिलिटी उसको रेगुलेट कर रहा होता है। सारे फंक्शंस जो आपके एंडोथेलियल सेल्स के होते हैं, ठीक है। तो ये जो इस तरह हाइड्रोकेफलस को प्रिवेंट कर रहा होता है मज़ीद डैमेज करने से। तो ये आपके एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। 94 है, और ये जो पेरिसाइट्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं आपकी कैपिलरीज में, ठीक है। मेनली जो आपके एंडोथेलियल सेल्स होते हैं जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर बना रहे होते हैं, लेकिन पेरासाइट्स भी कहीं पे आपने चूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये भी, लेकिन ये प्रेजेंट होते हैं आपकी कैपिलरीज में। अच्छा, 94 है, लोअर एसोफेगोस गैस्ट्रिक जंक्शन, एसोफेगो गैस्ट्रिक जंक्शन एंड फंडस रिमूव व्हाट विल हैपन। अच्छा, अब ये एक और कॉन्सेप्ट इधर है कि लॉस ऑफ रिसेप्टिव रिलैक्सेशन। अच्छा, पिछले पिछले एंडोथेलियल का फंक्शन समझ आए ना आपको? मैंने ये सोचा कि याद क्या हुआ है सेम तो। अच्छा, मैं कौन कर लिया करें अगर मुझे पता ना चल रहा हो, क्वेश्चन पूछा हो तो। अच्छा, वो बस आपके एंडोथेलियल सेल्स जो ना मजीद डैमेज से बचा रहे होते हैं आपके ब्रेन को, ठीक है। और नीचे जो एक और आपको ये थोड़ा सा समझने वाला तो खैर ये भी नहीं है, लेकिन ये एक है कि आपका जो फंडस रिमूव कर देना, अगर फंडस में ना आपके ये रिसेप्टिव रिलैक्सेशन के रिसेप्टर्स पड़े होते हैं। अच्छा, अगर आप फंडस रिमूव कर दोगे ना, तो जो आपके वेगली स्टिमुलेटेड रिफ्लेक्स, वहाँ पे आपके रिफ्लेक्स होते हैं जो कि ना फूड आता है तो अकोमोडेशन को स्टिमुलेट करते हैं, कि जितना फूड आ रहा है तो वो अकोमोडेट करते हैं, ठीक है। अकोमोडेशन इंक्रीज हो जाती है आपकी, और प्रेशर जो है वो सेम रहता है। तो ये सारा काम ना ये रिसेप्टर्स का होता है, आपके रिसेप्टिव रिलैक्सेशन का, फंडस का होता है ये काम, कि फूड आया उसको जो है उसने अकोमोडेट करना है, साथ जो है वो उसका प्रेशर को नॉर्मल रखता है, ठीक है। इंजेस्टेड फूड को जो है अकोमोडेट करता है विदाउट रेजिंग सिग्निफिकेंट प्रेशर। ये इसका जो है ना रिसेप्टिव रिलैक्सेशन का ये काम है फंडस का। अब आप उसको रिमूव कर दोगे तो अकोमोडेशन डिक्रीज हो जाएगी। हाँ, इंटर में आपका उसका होता है इस सीट का। अकोमोडेशन जो है आपकी वो डिक्रीज हो जाएगी, प्रेशर जो है वो आपका इंक्रीज कर जाएगा, और जो है आपकी डाइजेशन इम्पेयर्ड होगी, और आपका अगर अकोमोडेशन जो है वो नहीं होगी फूड की, तो आप बहुत जल्दी जो आपका अर्ली स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो रिसेप्टिव रिलैक्सेशन का जो है ना आपका यही काम होता है कि आपकी फूड अकोमोडेट करना होता है, प्रेशर को डिक्रीज करना होता है। तो हाँ, ये जो बता रहे हैं ना ये तो लिखा हुआ है, फंडस रिमूव डिक्रीज गैस्ट्रिक कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब यही है अकोमोडेट करना, उस डिस्टेंडेड हो जाना, जो डिस्टेंडेड हो जाते हैं। तो डिक्रीज रिसेप्टिव रिलैक्सेशन, एंट्रम हो तो आपकी गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन, पाइलोरस रिमूव तो आप सॉलिड पास इजीली, ठीक है। समझ आया रिसेप्टिव रिलैक्सेशन और फंडस का रिलेशन? सिर्फ डॉक्टर आमना को समझ आ रहा है आज? थोड़े से इस तरह के एमसीक्यूज हैं, बाकी तो सारे रिपीटेड है आज, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 95 है, पेशेंट विद इथेनॉल पॉइजनिंग व्हाट विल बी एनाइन गैप। सोडियम आपका 135 है, क्लोरीन आपका 100 है, बाइकार्ब आपका जो है 5 है। अब इसका जो है दो फार्मूलाज दिए हुए हैं, ठीक है, रफ़ी की कैलकुलेशन वाले में, और सेम वैल्यूज़ आप लोग देखते हो वही आई हुई हैं। तो आंसर भी 30 है, Na-Cl प्लस बाई का HCO3, तो 135 माइनस 100 प्लस 5 105, तो वो 30 आंसर है। नीचे अल्टरनेटिव वाला फार्मूला यूज़ करेंगे ना तो भी यही आंसर आएगा आपका। 96 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज कैलकुलेट टोटल बॉडी वाटर, आपका हैवी वाटर होता है। अच्छा, अब ये वाला पेज एंटीथायरॉइड दिया नहीं होता फैब में, तो हर दफ़ा तो जो है ना हैवी वो चूज़ किया हुआ है, हैवी वाटर। अच्छा, 97 है, क्रिसमस डिजीज इंक्रीज ब्लीडिंग व्हाट विल बी रेज। अच्छा, चाहे वो फैक्टर 8 की या 9 की वजह से हो, हीमोफीलिया आपका जो है ना एपीटीटी ही रेज होता है सिर्फ। 98 है, कंजेनिटल एथ्रोपोइडिक पोरफेरिया व्हाट इज द फाइंडिंग इन यूरिन। यूरिन में आपका 1 जाता है, ठीक है, इंक्रीज यूरिन पोरफेरिन, यूरोपोरफेरिन 1। और जो आपका यूरोपोरफेरिनोजिन 3 सिंथेज होता है वो डेफिशिएंट होता है इस डिजीज़ में, और जो यूरिन में जा रहा होता है वो आपका यूरोपोरफेरिन 1 जा रहा होता है। 99 में जो फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव चेंज, क्वालिटेटिव क्वालिटी जो ख़राब हो रही है वो पॉइंट म्यूटेशन हो रही है तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है, क्वालिटेटिव म्यूटेशन हो गई है। और अगर क्वान्टिटेटिव चेंज हुआ है या उसकी अमाउंट जो इंक्रीज या डिक्रीज हुई है तो वो आपकी जीन एम्पलीफिकेशन है। 100 है, फीमेल विद ओलिगोमेनोरिया कैरियोटाइप 46XX 45X एसोसिएटेड फीचर इज गुनेडल डिसजेनेसिस, और साथ लिख लो जर्मिनल हाइपोप्लेसिया।
ठीक है, गोनेडोलिस जेनेसिस एंड जर्मिनल हाइपोप्लेसिया। हेरिडिटरी सिविरोसाइटोसिस डिफेक्टिव प्रोटीन इसमें स्पेक्ट्रिन होती है, और ये जो डिस्ट्रोफिन है ये आपकी डीएमडी में होती है, डुशेन मस्कुलर में। फिब्रिलिन आपकी मार्फन में होती है। और ये जो आपका टाइटन है, मेरे ख्याल ये हैवीस्ट प्रोटीन होती है, ऐसी इसका एक एमसीक्यू टाइटन का भी आता है। ये आएगा तो फिर देख लेंगे, अब इसको छोड़ दे, बाकी 3 डिजीजेज से आप याद रखो। मिनट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलोकेशन इज सीन इन सीएमएल, तो ये फिलाडेल्फिया जो आपका 922 होता है। 103 अफ्रीकन वुमेन विद रेज्ड एएफपी द कॉज ऑफ प्राइमरी हिपैटिक कार्सिनोमा, ये आपके एफ्लाटॉक्सिन डाइट। ठीक है, जो ये आपका हिपैटिक कार्सिनोमा होता है वो आपका एफ्लाटॉक्सिन से, ये वो आपने ऑनकोलॉजी का आई होप टेबल याद किया होगा। ठीक है, तो उसमें एफ्लाटॉक्सिन लिखा हुआ है एचसीसी के लिए। 104 is the pathological slide made after right lobectomy and stomectomy for a solitary thyroid nodule, shows cell balls and amyloid deposits and foci of C cell hyperplasia, most likely diagnosis। अच्छा, सी सेल्स को और क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है आपके सी सेल्स का? कैल्सिटो सी सेल आपके कैल्सिटोनिन प्रोड्यूस करते हैं, तो अब क्या नाम है आप बताएं। पैराफोलिकुलर सेल। यस, बिल्कुल। पैराफोलिकुलर सेल्स होते हैं, और आपको पता है मेडुलरी कार्सिनोमा का जो ट्यूमर मार्कर है वो ये कैल्सिटोनिन होता है, क्योंकि वो पैराफोलिकुलर सेल्स की हाइपरप्लेजिया हो जाता है। ठीक है, ये आपका मेडुलरी कार्सिनोमा है। 105 है ग्रोथ हार्मोन नीड विच हार्मोन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग इंसुलिन, ये इंसुलिन का भी और जो है ना आपकी ग्रोथ हार्मोन का भी, दोनों का फंक्शन जो है ना आपकी बॉडी की ग्रोथ करवाना होता है। क्योंकि जो आपका एक तो आपका ग्रोथ हार्मोन हाइपोग्लाइसीमिया में रिलीज ज़्यादा होता है, और दूसरा आपका इंसुलिन है ना, ये भी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो होता है आपका, उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देता है। तो ये दोनों ही चाहिए होते हैं आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग, ग्रोथ हार्मोन को चाहिए होता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, इंसुलिन चाहिए होता है। रिस्क फैक्टर फॉर स्किन कैंसर जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, स्किन कैंसर के लिए। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वेरिएबिलिटी अमंग इंडिविजुअल वैल्यूज। न्यूरोलेप्टिक एनाल्जेसिया ड्रोपेरिडोल प्लस विद फेंटिनिल। अच्छा, न्यूरोलेप्टिक एनाल्जेसिया क्या होता है? न्यूरोलेप्टिक मतलब कि एंटीसाइकोटिक प्लस ओपियोइड। ठीक है, अब आपने न्यूरोलेप्टिक और एनाल्जेसिया, तो आप एंटीसाइकोटिक और ओपियोइड क्यों देते हो? क्योंकि एंटीसाइकोटिक्स जो ना जो होते हैं ना आपके, वो सिडेशन भी करवा रहे होते हैं, और टू सम डिग्री ना वो आपकी एमनेजिया भी करवा रहे होते हैं, क्योंकि सर्जरी होती है बहुत ट्रोमेटिक होती है पेशेंट्स के लिए, तो टू सम डिग्री ना वो आपका एमनेजिया भी करवा रहे होते हैं, पेन रिलीफ, तो आपको ओपियोइड्स वगैरह करवा रहे होते हैं, सिडेशन भी। ठीक है, तो इसलिए ना आप दोनों ये दोनों चीज़ें देते हो, और जो है ना इन लिखा होता है इंडिफरेंस टू सराउंडिंग्स, उसको पता नहीं होता उसके आसपास क्या चल रहा होता है, तो ये आपके एंटीसाइकोटिक का इफेक्ट है। तो न्यूरोलेप्टिक एनाल्जेसिया जिसमें आप एंटीसाइकोटिक प्लस ओपियोइड देते हो। 109 है ग्लायल फिब्रिलरी एसिड प्रोटीन पॉजिटिव इन, अब आपको पता है जी फैप इसका लिखा होता है, जी फैप या ग्लायल फिब्रिलरी एसिड, ये आपका ट्यूमर मार्कर है एस्ट्रोसाइटोमा का। ठीक है, ही पॉजिटिव होता है आपके एस्ट्रोसाइटोमा में। ग्रेडिंग ऑफ कार्सिनोमा इज न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी। अब ग्रेडिंग होता है कि कितना डिफरेंशिएटेड, वेल डिफरेंशिएटेड है, पुअरली डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, पुअरली डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा रेट पे वो प्रोलिफरेट कर रहे हैं, इसलिए पुअरली डिफरेंशिएटेड है। तो ग्रेडिंग का ये होता है कि कितने डिफरेंशिएटेड है, पुअरली डिफरेंशिएटेड हम देखते हैं कि कौन सी। ठीक है, और कितना मतलब बस ये देखते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन। और स्टेजिंग का ये करते हैं कि स्टेज हम आपको पता है कि कहाँ तक स्प्रेड कर गया है वो, तो उसके लिए हम स्टेजिंग करते हैं। तो न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजिकली जो है वो आपका ग्रेडिंग में करते हैं। फॉर मेलिग्नेंसी ये सीक्वेंस आपने याद रखना है, मेटास्टेसिस ग्रेटर देन इन्वेजन ऑफ एडजेसेंट टिश्यू इज ग्रेटर देन प्लियोमॉर्फिज्म इज ग्रेटर देन एम्बेसी रेशो। इसमें नॉर्मली मेटास्टेसिस आता है, अगर वो ना हो तो इन्वेजन ऑफ एडजेसेंट टिश्यू। आपको पता है मेलिग्नेंसी में यही होता है ना, मेट्स होते हैं, फिर वो जो है अगर अगर बहुत ज़्यादा दूर लिम्फ नोड्स में ना क्या हो तो उसने सबसे पहले आपके एडजेसेंट टिश्यूज इन्वॉल्व किया होगा, वो भी ना हो तो प्लियोमॉर्फिज्म होती है, वो भी ना हो तो आपका एन बाई सी रेशो इंक्रीज होता है। ये रेशो इंक्रीज होता है जब रैपिड प्रोलिफरेशन हो रही होती है। ग्रेडिंग आपका जो न्यूक्लियर डिफरेंशिएशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन और माइटोसिस, और स्टेजिंग आप करते हो एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट, इसके लिए स्टेजिंग करते हैं। 111 है विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज डैमेज ड्यूरिंग सर्जरी ऑफ लोअर पोल ऑफ थायराइड, ये आपको पता है थायराइड के एमसीक्यू, अपर पोल लोअर पोल इधर ही घूमते रहते हैं। ठीक है, नर्व्स आर्टरीज, तो लोअर पे जो है ना इंफीरियर थायराइड आर्टरी होती है और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है। इजनोफिलिया नेम अपोप्टोटिक सेल इज ड्यू टू लॉस ऑफ साइटोप्लाज्मिक आरएनए है। इजनोफिलिया लॉस ऑफ साइटोप्लाज्मिक आरएनए, बेजोफिलिया आपका जो है राइबोसोम्स की वजह से होता है।
अ पर्सन रनिंग इन अ मैराथन रेस ब्लड फ्लो टू नॉन एक्सरसाइजिंग मसल। अब आपको पता है एक तो नॉन एक्सरसाइजिंग मसल की होती है, वो सिंपैथेटिक सिस्टम से हो रही होती है मेंटेन ना। अब कौन से वाला सिंपैथेटिक, वो आपको होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक कोलिनर्जिक। अब पोस्ट गैंग्लियोनिक आपका सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक एड्रीनर्जिक होता है, सिवाय स्वेट ग्लैंड्स के और नॉन एक्सरसाइजिंग मसल्स के। ठीक है, तो उधर आपका जो है कोलिनर्जिक की होता है, एड्रीनर्जिक नहीं होता। तो 113 है पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक। Regarding myelinated fibers, true is action potential at internodes. 115 है decreased potassium level will be indicated on ECG as inverted T waves. आपको पता है जो हाइपोक्लीमिया में एक तो इन्वर्टेड टी वेव्स होती हैं और साथ आपकी यू वेव होती है। 116 है पेशेंट विद ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट डाइड ऑन 9:39 डे पे, आपको पता है पेरिकार्डियल टेम्पोनाड होता है पेशेंट्स को, ठीक है, उनकी इसलिए सडन डेथ हो जाती है। About cardiac plexus contain both sympathetic and parasympathetic fibers. 118 a patient presented with shortness of breath, scratchy sound with no change in respiration on echocardiography. Pericardial effusion is noted, which is best site to remove fluid. अच्छा, ये पेरिकार्डियोसेंटेसिस जो है ना, आप नीडल सब कोस्टल एंगल से डालते हो और जो उसका एंगल है वो आप सुपीरियरली सब कोस्टल स्पेस से डालते हो और एंगल जो है उसका सुपीरियरली रखते हैं। ठीक है, तो ये पेरिकार्डियोसेंटेसिस का है। बाकी सब में एंगल इन्फीरियर लिखा हुआ तो वो रॉन्ग है। मेन रीनल आर्टरी एंटर्स हाइलम, हाइलम मतलब L2 का लेवल ना, L1 L2। 120 स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड फॉर बाद में small amount of blood loss for longer period of time with low MCV leads to microcytic hypochromic। ठीक है, माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक, ये आपके ब्लड लॉस को होता है। 21